Hello students, welcome to Med Dental Inside YouTube channel. So now बोन के पार्ट 4 को स्टार्ट करते हैं। बोन के पार्ट 4 के अंदर इन्होंने जो हेडिंग दी थी वो हमने रेगुलेशन ऑफ बोन सेल फॉर्मेशन। तो ये जो रेगुलेशन है बोन सेल फॉर्मेशन की, इसमें सारे जो सिग्नलिंग सेंटर्स हैं और जो इनके नाम थे, फैमिली होती हैं कुछ बेसिकली रैंकल फैमिली और ओपीजी फैमिली। तो उसके ज़रिए किस तरीके से हमारे पास बोन के सेल फॉर्म हो रहे थे, तो वो इन्होंने इसके अंदर बताया हुआ, ट्रांसक्रिप्शन फैक्टर्स बताए हुए। तो वो इम्पॉर्टेंट नहीं है, तो वो मैं छोड़ के आगे बढ़ता हूँ। नेक्स्ट हम लोग हेडिंग के ऊपर आते हैं विच इज़ बोन डेवलपमेंट एंड फॉर्मेशन, कि बोन की डेवलपमेंट किस तरीके से होती है और उसकी फॉर्मेशन किस तरीके से होती है। तो आपको पता है कि अगर आप जब जनरल एनाटॉमी भी शुरू करोगे तो उसके अंदर भी ये चीज़ें आएंगी कि बोन हमारे पास 3 तरीक़ों से फॉर्म हो रही होती है। एक एंडोकॉन्ड्रल होती है, एक हमारे पास इंट्रा मेम्ब्रेनस बोन फॉर्मेशन होती है और एक सूचरल बोन फॉर्मेशन होती है। एंडोकॉन्ड्रल मीन्स जो हमारे पास कार्टिलेज से बोन की फॉर्मेशन होती है, इंट्रा मेम्ब्रेनस मीन्स जो मेम्ब्रेन से बोन की फॉर्मेशन होती है, मेम्ब्रेन होती है आखिर जाके वो बोन बन जाती है, और सूचरल यानी कि हमारे पास जो सूचर्स होते हैं स्कल में, तो उनकी हमारे पास बोन की डेवलपमेंट और ग्रोथ किस तरीक़े से होती है। अच्छा, तो शुरू करते हैं इसको। पेज नंबर 263 है ये। Although histologically one bone is no different from another bone, formation by 3 main mechanisms: endochondral, intramembranous and sutural. Endochondral bone formation takes place when cartilage is replaced by bone. Intramembranous bone formation occur directly within mesenchyme. Bone formation along sutural margin is a special case. तो ये 3 तरह की आपके पास बोन फॉर्मेशन होगी। अच्छा, अब ये जो बोन फॉर्मेशन है इन्होंने 10 केयर्स के अंदर इसको बहुत ज़्यादा डिस्क्राइब किया हुआ, बहुत डिटेल दी हुई है इसके अंदर। तो इसका टेक्स्ट हम लोग ऐसे कोई कवर नहीं करेंगे, बस ये इसकी एक डायग्राम है फिगर 625। अगर तुम्हारी ये फिगर कवर हो गई तो इसका मतलब तुम्हारे पूरा टेक्स्ट कवर हो जाएगा। बाकी अगर कोई पढ़ना चाहता है टेक्स्ट को तो बेस्ट ऑफ लक, आप इसको पढ़ो। आपको हो सकता है कोई नई चीज़ समझ में आए, लेकिन ऐसा कोई इंपॉर्टेंट चीज़ इसके अंदर है नहीं। तो मैं फिगर 625 से ये पूरा आपका, सबसे पहले हमने एंडोकॉन्ड्रल बोन फॉर्मेशन करनी है, तो मैं उस पूरी बोन फॉर्मेशन को मैं इस फिगर से आपको डिस्क्राइब कर दूंगा। और अगर आपके पास वाइवा में वैसे वाइवा में ही आएगी ये चीज़, तो आप टीचर को आराम से ये चीज़ें बता सकते हो। और BCQ के अंदर भी कुछ चीज़ें होंगी जो इसी पिक्चर से आपकी कवर हो जाएंगी। तो बेसिकली होता यह है कि बेसिकली कार्टिलेज होता है, और उससे हमारे पास कार्टिलेज के सेल्स होते हैं हमारे पास कॉन्ड्रोब्लास्ट, और उससे हमारे पास जाके एक बोन बन जाती है। तो जो ए में इन्होंने लिखा हुआ है कि कॉन्ड्रोब्लास्ट डेवलप इन प्रीमिटिव मीसेनकाइम एंड फॉर्म एन अर्ली पेरिकॉन्ड्रियम एंड कार्टिलेज मॉडल। तो ये हमारे पास कॉन्ड्रोब्लास्ट है जो हमारे पास एक मीसेनकाइम के सेल्स के ऊपर आए और उसके हमारे पास जाके एक कार्टिलेज मॉडल बनी है, बी के अंदर जो आपको दिखाया हुआ है। The developing cartilage model assumes the shape of bone to be formed and a supporting perichondrium become identifiable. तो पेरिकॉन्ड्रियम तुम्हें पता होगा जो आउटर सरफेस होती है हमारे पास बोन की, तो ये बोल रहे हैं कि जो बोन की शेप थी वो पता चल गई, यानी कि जो कार्टिलेज का मॉडल था वो बोन की शेप लेना शुरू हो गया, और हमारे पास जो पेरिकॉन्ड्रियम थी जो बोन की आउटर सरफेस होती है वहाँ पर नजर आना शुरू हो गई। सी में इन्होंने लिखा है एट द मिड शाफ्ट ऑफ द डायाफिसिस द पेरिकॉन्ड्रियम बिकम पेरिओस्टियम through the development of osteoprogenitor cells and osteoblasts. The osteoblast producing a collar of bone intramembranous ossification calcium salts are deposited like. तो बेसिकली हुआ ये कि यहाँ पे हमारे पास बोन का कॉलर बनना शुरू हो गया। बोन डेवलपिंग कॉलर, बोन का कॉलर ये होता है कि वहाँ से हमारे पास जाके बेसिकली ऑसिफिकेशन सेंटर बनना शुरू हो जाता है कि यहाँ पे हमारे पास बोन की ऑसिफिकेशन शुरू हो जाती है। डी में उन्होंने बताया है कि जो हमारे पास डायाफिसिस होता है, अच्छा डायाफिसिस एपिफिसिस का पता कर लो, ये जो हमारे पास शाफ्ट होती है उसे हम डायाफिसिस कहते हैं, और जो हमारे पास एंड्स होते हैं उसे हम क्या कहते हैं, एपिफिसिस कहते हैं। सही है। तो इन्होंने बात ये की जो डायाफिसिस है वहाँ पे हमारे पास क्या होगा, बोनी कॉलर बनना शुरू हो गया। और उसके बाद ई पार्ट के अंदर उन्होंने बताया कि हमारे पास, अगर हम डी तो हमने कवर कर लिया, ई डी क्या था, सॉरी डी में बात करने ब्लड वेसल्स ग्रो थ्रू द पेरिओस्टियम एंड बोन कॉलर कैरिंग ऑस्टियोप्रोजेनिटर सेल्स विद देम डी से एस्टैब्लिश और डायाफिसिस ऑसिफिकेशन सेंटर। मैंने बात कर ली कि यहाँ पे सबसे पहले जो ऑसिफिकेशन सेंटर होता है वो डायाफिसिस में बनता है, उसके बाद हमारे पास एपिफिसिस में आता है। आपका BCQ का पॉइंट है कि ऑसिफिकेशन सेंटर सबसे पहले कहाँ पे डेवलप होता है। अच्छा, फिर ई में उन्होंने बताया बोनी ट्रेबेकुलर स्प्रेड आउट फ्रॉम द प्राइमरी ऑसिफिकेशन सेंटर टू ऑक्यूपाई द एंटायर डायाफिसिस लिंकिंग अप विद द प्रीवियसली फॉर्म बोन कॉलर विच नाउ फॉर्म द कॉर्टिकल बोन ऑफ द डायाफिसिस एट दिस स्टेज द टर्मिनल क्लब एपिफिसिस आर स्टिल कंपोज ऑफ कार्टिलेज। तो ये बात कर रहे हैं कि पहले हमारे पास छोटी सी जगह पे हमारे पास डायाफिसिस में हमारे पास ये बनने शुरू हुए थे, फिर ये क्या करते हैं पूरी
जो डायाफिसिस होती है उसको कवर करते हैं, और वहाँ पे हमारे पास जो कौन सी बोन इन्होंने बात की है, जो कॉर्टिकल बोन ऑफ द डायाफिसिस, उसमें कवर करते हैं, और हमारे पास पूरी ये ब्लड वेसल्स आना शुरू हो जाती हैं। और जो लास्ट है एफ में क्या होता है, हमारे पास जो एपीफिसिस होता है, वहाँ पे हमारे पास ऑसिफिकेशन से टेंडन बनता है। अब तुम देखो ई के अंदर हमारे पास जो सिर्फ डायाफिसिस था वहाँ पे बोन बनी थी, ये येलो येलो जो आपको नजर आ रही है बोन बन रही है, और जो ब्लू ब्लू है ये हमारे पास कार्टिलेज है। लेकिन अगर आप एफ में देखो तो एफ में जो कार्टिलेज की जगह थी, जो एपीफिसिस वाला कार्टिलेज था, वो भी हमारे पास क्या हो रहा है, बोन के अंदर ट्रांसफॉर्म होना शुरू हो रहा है, कि वहाँ पे भी ऑसिफिकेशन सेंटर बनना शुरू हो रहा है, यहाँ वहाँ पे भी ऑसिफिकेशन शुरू हो रही है, और ब्लड वेसल्स आना शुरू हो गई हैं। तो इस तरीके से हमारे पास एक कार्टिलेज के मॉडल से एक बोन बन जाता है। कैसे बनता है, सबसे पहले हमारे पास डेवलप होता है कार्टिलेज का मॉडल। पहले वो हमारे पास पेरिकॉन्ड्रियम होता है। अच्छा, पेरिकॉन्ड्रियम क्या होता है, पेरीऑस्टियम क्या होता है। पेरिकॉन्ड्रियम हमारे पास कार्टिलेज की आउटर कवरिंग होगी, और पेरीऑस्टियम हमारे पास बोन की आउटर कवरिंग होगी। तो जो पेरिकॉन्ड्रियम थी वो पेरीऑस्टियम के अंदर वो होना शुरू हो जाती है, ट्रांसफॉर्म होना शुरू हो जाती है। उसके बाद हमारे पास बोनी कॉलर बनता है इन द डायाफिसिस। वो डायाफिसिस में हमारे पास न्यूट्रिशन और ब्लड वेसल्स आती हैं, वहाँ पे हमारे पास प्राइमरी ऑसिफिकेशन सेंटर बनते हैं, और उसके बाद हमारे पास जो एपीफिसिस होता है वहाँ पे सेकेंडरी ऑसिफिकेशन सेंटर बनते हैं, और इस तरीके से कार्टिलेज के मॉडल से एक बोन फॉर्म हो जाती है। उसके बाद तुम लोगों ने अगर इसको पढ़ना हो, इसके टेक्स्ट को तो पढ़ लेना, वही सारी चीज़ें जो मैंने बताई हैं। बाकी इसके डायग्राम में भी सारी हमारे पास जो माइक्रोस्कोप के डायग्राम है वो हैं, तो वो भी आपके लिए इंपॉर्टेंट नहीं है, उनके कोई फ़ायदे नहीं है, समझ में नहीं आती वो। नेक्स्ट है हमारे पास इंट्रा मेम्ब्रेनस बोन फॉर्मेशन। सो नाउ इंट्रा मेम्ब्रेनस बोन फॉर्मेशन भी मैं पिक्चर से कवर करवा दूंगा, बुक में तो इतनी कोई ख़ास अच्छी पिक्चर है नहीं, तो मेरे पास एक पिक्चर है, मैं उससे आपको इस इंट्रा मेम्ब्रेनस बोन फॉर्मेशन को कवर करवाता हूँ। सो नाउ शुरू करते हैं कि इंट्रा मेम्ब्रेनस बोन फॉर्मेशन के अंदर ये होता है कि जो मेम्ब्रेन होती है उससे हमारे पास बोन बनती है। तो अगर आप इसको देखो, ये मेम्ब्रेन थी, इसमें हमारे पास सेल्स थे, यहाँ पे हमारे पास क्या हुआ, सबसे पहले ऑसिफिकेशन सेंटर हमारे पास बनना शुरू हुआ। ये जो आपको लेबलिंग नजर आ रही है ऑसिफिकेशन सेंटर की लेबलिंग है। ऑस्टियोइड आपको पता है जो अनमिनरलाइज मैट्रिक्स होता है बोन का, वो बनेगा। ऑस्टियोब्लास्ट, फिर हमारे पास क्या हुआ, सेल्स आना शुरू हुआ। नेक्स्ट पार्ट में आप देखो बी के अंदर, तो हमारे पास सेल्स आना शुरू हो रहे हैं, ऑस्टियोब्लास्ट आना शुरू हो रहे हैं जो अपना मिनरल डिपॉजिट कर रहे हैं, और ऑस्टियोब्लास्ट फिर हमारे पास ऑस्टियोसाइड में कन्वर्ट हो जाएगा, जो इसी मैट्रिक्स के अंदर क्या होगा, ट्रैप हो जाएगा। तो अगर आप ये देखो तो ऊपर आपको ऑस्टियोब्लास्ट नजर आ रही है, ये अपना मैट्रिक्स डिपॉजिट कर रहे हैं, और जब उसके अंदर ट्रैप हो रहे हैं तो क्या बन रहे हैं, ऑस्टियोसाइड बन रहे हैं। सही है, और ये हमारे पास बोन का मैट्रिक्स दिखाया हुआ है। सी में क्या होता है, ट्रैबेक्युला बनना शुरू हो जाते हैं, कि इसके अंदर हमारे पास ब्लड वेसल्स आना शुरू हो जाएंगी। और डी के अंदर ये होगा कि जो पेरीऑस्टियम है बोन की, वो बनना शुरू हो जाती है। तो सारी लेबलिंग भी आपको पता है कि मीसेंकाइमल सेल्स क्या होते हैं, कोलेजन फाइबर क्या होते हैं, ऑसिफिकेशन सेंटर क्या होते हैं, ऑस्टियोइड, ऑस्टियोब्लास्ट, ये सारी चीज़ें आपको पता है। तो इस तरीक़े से हमारे पास जो इंटरमेम्ब्रेनस बोन है वो फॉर्म होती है, और एंडोकॉन्ड्रल ऑसिफिकेशन होती है। उसके बाद नेक्स्ट जो है वो हमने पढ़नी है सूचरल बोन ग्रोथ। सूचरल बोन ग्रोथ बेसिकली ये होती है कि जो पेरीऑस्टियम होती है, मैंने पहले भी बताया था कि पेरीऑस्टियम की हमारे पास दो लेयर्स होती हैं। एक हमारे पास आउटर फाइब्रस लेयर होती है, और दूसरी हमारे पास इनर सेलुलर लेयर होती है, जिसे हम ऑस्टियोजेनिक लेयर भी कहते हैं। सही है, तो जो सूचरल बोन होती है उसकी ग्रोथ को अब स्टार्ट करते हैं। तो इन्होंने बताया हुआ है कि पेरीऑस्टियम की दो लेयर्स होती हैं। एट द सूचर और द फाइब्रस लेयर सेपरेट इनटू आउटर एंड इनर पोर्शन। द आउटर पोर्शन रन अक्रॉस द गैप ऑफ द सूचर टू यूनाइट विद द आउटर पोर्शन ऑफ द अदर साइड। ऑन ईच साइड द इनर पोर्शन थ्रू द ऑस्टियोजेनिक लेयर ऑफ द पेरीऑस्टियम रन डाउनवर्ड द सूचर इन्वॉल्व द ज्वाइंट। द ऑस्टियोजेनिक लेयर ऑफ सूचर इज कॉल्ड द कैम्बियम एंड द इनर पोर्शन द कैप्सूल बिटवीन टू लेयर लूज सेलुलर एंड वेस्कुलर टिश्यू। ये इन्हें लंबी बात की हुई है, इसमें आपको सिर्फ ये पॉइंट पता होना चाहिए कि जो ऑस्टियोजेनिक लेयर है सूचरल बोन की, उसे हम कैम्बियम लेयर भी कहते हैं, या कैम्बियम लाइन भी कहते हैं, जो आपको इस बेसिकली इस हिस्टोलॉजिकल सेक्शन में नज़र आ रही है कि हमारे पास सूचर है, ऊपर पेरीऑस्टियम है, इसकी दो लेयर होंगी, एक आउटर एक इनर, ये हमारे पास सूचर है, और यहाँ पे हमारे पास क्या है, कैम्बियम लेयर है। कैम्बियम लेयर किसका पार्ट है, ऑस्टियोजेनिक या सेल्युलर लेयर का। तो ये चीज़ आपको पता होनी चाहिए। उसके बाद हमारे पास ये वाला पार्ट कंप्लीट हो गया। नेक्स्ट पार्ट के अंदर हम इंशाल्लाह बोन रिमॉडलिंग पढ़ेंगे।